अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। और हम देख रहे हैं इधर पॉइंट्स टेबल और मुल्तान सुल्तान इज अनडिफीटेड, मतलब 3 मैचेस 3 विंस एंड व्हाट अ मैच यस्टरडे। अच्छा, कल तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए, बिकॉज आखिरी लम्हे तक ऐसा लग रहा था कि मैच उनके हाथ में है और वो जीत जाएंगे, लेकिन बस क्या कहें, किस्मत की खराबी कहें या वो अनबिलीवेबल आखिरी कैच जो था वो सारी बाजी पलट कर ले गया। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जनाब। एंड वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट, भाई क्रिकेट से रिलेटेड गेस्ट हैं हमारे पास, लेकिन क्रिकेटर नहीं है। अब ये आपको पूछना पड़ेगा कि ये कौन है। तो वेरी मच उनकी क्लेम टू फेम इज पीएसएल, क्लेम टू फेम इज क्रिकेट। वासिफ नाम है और ये हमें ज्वाइन करेंगे लेटर इन द शो। देखिए, पीएसएल का वो सीजन जब स्टार्ट होता है ना, तो वो ऑलमोस्ट पीएसएल फीवर होता है, तो फीवर हमें भी हुआ है। तो वहाँ जो चीज़ हिट हो रही होगी, हमने सोचा हम इधर बुला के जरूर बात करेंगे इनसे। इट इज इंडीड एंटरटेनमेंट इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड कि भाई बेशक आपको पता है ये हमारी और क्या हम कर रहे हैं या हमारे और क्या एवेन्यूज हैं अपने मसाइल, अपनी फ्रस्ट्रेशन खत्म करने के लिए या कुछ देर के लिए अपनी परेशानियां भूलने के लिए, यही है। सो दिस इज इट। सो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो पहले ही मैच में अपनी धाक बिठा चुकी है, आज के मैच में उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन लिटरली आप बार बार देखें ना, तो टिम डेविड का एक कैच देखकर आपको यकीन नहीं आता कि ये क्या था, क्योंकि ये दिस वाज द मैच व्हिच कुड हैव गॉन आइदर वे। ये ऑलमोस्ट उमियादाद का छक्का, जो अगर आप लोगों को छक्का याद हो, जिस पे बुशरा अंसारी ने गाना भी गाया था इंडिया के अगेंस्ट, मतलब वो बिल्कुल वो ना होता तो हम हार चुके होते। जिस तरह कल अगर ये वाला ना कैच होता तो क्वेटा ग्लैडिएटर जीत चुका होता। अच्छा जी, ज़रा ऑपोजिशन के मामलात आपको पता ही है, कुछ खास अच्छे हैं नहीं, और जो मिनी बजट या फाइनेंस बिल भी सेनेट से पास हो गया और एक वोट से शिकस्त का सामना करना पड़ा ऑपोजिशन को सेनेट में, जहां उसकी अक्सरियत है। तो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी से मुताल्लिक बिल पर शिकस्त के बाद ऑपोजिशन पर बड़ी तनकीद की जा रही है नेचुरली, और हर तरफ से सवाल उठ रहे हैं कि अक्सरियत में होने के बावजूद ऑपोजिशन बिल को रोकने में नाकाम कैसे हो गई। बात सिर्फ ऑल्दो एक बिल तक नहीं, बल्कि हुकूमत के तसलसल के साथ पार्लियामान के अंदर ऑपोजिशन को शिकस्त देने पर आ गई है। और ऑपोजिशन की गैर संजीदगी का हलम यह है कि इस अहम तरीन कानून की मंजूरी पर ऑपोजिशन लीडर ही ऐवान से गैर हाजिर थे। जब चारों तरफ से उन पर तनकीद के तीर बरसने लगे तो यूसुफ रजा गिलानी ने ऑपोजिशन लीडर ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान किया। ऑल्दो लेटेस्ट वाज कि बिलावल भुट्टो ने उनका इस्तीफा नहीं एक्सेप्ट किया, लेकिन उन्होंने क्या अपनी एक्सप्लेनेशन पेश की थी, ये सुन लीजिए। Few ministers, you all honorable ministers are sitting. अगर ये बात करें, I'll be honored. मगर वो जिनकी credibility ना हो and who are turncoats, they are saying कि I helped the government. And I'm saying, by your vote, they won. At least the credit should be given to you, not to me. धांधली हो रही है, धांधली नहीं होनी चाहिए। I have already submitted my resignation to my party that I don't want to be the leader of the opposition. Thank you. चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने यूसुफ रजा गिलानी का इस्तीफा कबूल करने से इनकार कर दिया। हुकूमत के लिए तो ये बड़ी आइडियल सूरत हाल है। रहनुमा पीटीआई सेनेटर फैसल जावेद ने ऑपोजिशन की सेनेट में शिकस्त पर खूब तंज किया। सुनिए, ऑपोजिशन लीडर की जो हमने बातें सुनी है, इन्हें किसी किस्म की कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत कतन भी नहीं। इतना अच्छा काम किया, उसके बाद एक्सप्लेनेशन नहीं बनती, बल्कि हम इन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। इनको इस बात पे फख्र होना चाहिए कि चाहे इन्होंने जानबूझ के किया या इनसे हो गया, लेकिन मुल्क के लिए तो बेहतर हो गया ना। इमरान खान की जब जब कामयाबी होती है तब तब वहां फूट पड़ती है, तब तब वहां फूट पड़ती है। पब्लिक कभी भी किसी की करप्शन बचाने बाहर नहीं निकलती। लेटेस्ट जो फूट पड़ी है, भाई अपने आपस में डिस्कस करें ना, यहाँ पे हमारे सामने क्यों डिस्कस कर रहे हैं। ऑपोजिशन की पैदर पे शिकस्त का दबाव सिर्फ पीपल्स पार्टी पर ही नहीं, बल्कि नून लीग समेत दीगर ऑपोजिशन जमातें भी महसूस कर रही हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद भी ऑपोजिशन पर तंज का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। सभी ज़ाहिर है जब कोई गिर रहा होता है तो सब उसे और गिराने की कोशिश करते हैं, और यही हो रहा है बेचारी टूथलेस सी ऑपोजिशन के साथ भी। बेचारी तो नहीं कहना चाहिए, खैर सुनिए शेख रशीद क्या कह रहे थे। सेनेट से बिल भी मंजूर होता है और अपोजिशन को ये ख्याल रखना चाहिए
ये 14-15 आदमी जो हैं ये अंदर से इमरान खान के साथ हैं, आना चाहते हैं। फजलुर रहमान को सबसे ज़्यादा शौक़ है, बाकी सब पार्टियों को संगीनी का, हालात की संगीनी का अंदाज़ा है। फजलुर रहमान साहब आए, शाम को आएंगे। मौसम कैसा होगा, कोरोना की एक लहर क्या होगी और हालात वाक़यात क्या होंगे, अभी 2 महीने पड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला नाकामी होगी। यू आर राइट, वैसे किसी ने मौका नहीं छोड़ा कि सही ठीक ठाक लगाने का, तो लिहाजा हुकूमत के पास ऑब्वियसली देख ही लिया आपने कि अपोजिशन को रुसवा करने का बेहतरीन मौका हाथ आ गया है। हालांकि ये याद दिला दें आपको कि हुकूमत के अपने हालात जो हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं। एक तरफ गवर्नेंस के शदीद मसाइल हैं तो दूसरी तरफ रिकॉर्ड महंगाई पर आवाम हुकूमत से खुश नहीं। मुल्क में करप्शन बढ़ने की रिपोर्ट्स हुकूमत की बदनामी का बायस बन रही हैं और अदालती फैसले भी खिलाफ आ रहे हैं। इसके बावजूद हुकूमत को इस बात की बड़ी तसल्ली है कि ऑपोजिशन इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और ये तसल्ली ऐसी कोई बेजा भी नहीं है, ये जेन्युइन तसल्ली है, जेन्युइन है टोटली। और साथ ही हम आपको ये भी बताएं कि बाज़ तज्जियाकार शायद दुरुस्त कहते हैं कि हुकूमत इतनी ताकतवर नहीं, दरअसल ऑपोजिशन ज़्यादा कमज़ोर है। और एक्चुअली तो ये भी कहा जाता है कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत की अगर कोई ऑपोजिशन है तो वो अपनी ही इनकी परफॉर्मेंस है, क्योंकि बाकी तो ऑपोजिशन में कोई दमखम है नहीं। खैर, ऑपोजिशन के प्लान्स सुन लेते हैं आगे के लिए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया, शुक्रिया एहसन साहब। एहसन साहब, सेनेट में जो कुछ हुआ उस पर हुकूमत तो ऑपोजिशन को आपको पता ही है बिखरने का ताना भी दे रही है, ऑपोजिशन वाले भी एक दूसरे पर उंगलियां उठा रहे हैं। अब किसका कसूर है ये तो आप लोग आपस में ही तायुन कर लें। मुस्लिम लीग नून को गिलानी साहब से बड़ी शिकायत भी थी जब उन्होंने ऐवान में वजाहत दी और पार्टी को अब अपना इस्तीफ़ा भी जमा करा दिया, ऑल्दो वो रिजेक्ट हो गया। मगर आपको लगता है कि उनकी एक्सप्लेनेशन और उनका रेजिग्नेशन जो पेश किया उन्होंने, उससे आप लोग मुतमईन हैं अब ये मामला आगे ख़त्म होकर आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के तरमीमी बिल को जिस अंदाज में हुकूमत ने बुलडोज किया है वो पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में एक शर्मनाक बाब है। इसलिए हुकूमत को ताना देने की बजाय खुद शर्मिंदा होना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान की मालियाती खुद मुख्तारी को सरेंडर किया है। कौमी असम्बली में भी स्पीकर ने इस बिल के ऊपर ना वोटिंग करने की इजाज़त दी और ना ही किसी किस्म की बहस की इजाजत दी और इसे बुलडोज किया गया। सेनेट में भी हुकूमत ने इसे चोर दरवाजे से रात के अंधेरे में रात गए एजेंडे पे शामिल करके अगले दिन जबरदस्ती पास करवाया, और वो भी यूं कि ऑपोजिशन और हुकूमत के जब वोट बराबर निकले तो चेयरमैन सेनेट ने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुकूमत को अपना कास्टिंग वोट देकर बेल आउट दिया। और मैं समझता हूं कि उस दिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन यूसुफ रजा गिलानी साहब और सेनेटर तलहा साहब जो स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस के चेयरमैन हैं, इन दोनों हजरात को अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए यकीनन मौजूद होना चाहिए था। लेकिन उनकी जो पोजीशन है उन्होंने वाजे की है कि रात गए उनको एजेंडे पर इस बिल के शामिल होने का पता चला। एक साहब कराची थे और एक मुल्तान थे, वक्त पे नहीं पहुंच सके। अलबत्ता मैं जाती तौर पे समझता हूं कि उन्हें अपनी मसरूफियात तर्क करके इस्लामाबाद में रहना चाहिए था। चलिए, ये तो आपने एक्सप्लेन कर दिया एहसन इकबाल साहब। अब ये बताएं कि वैसे तो ऑब्वियसली ऑफिशियली हुकूमत इनकार करती है कि सदारती निज़ाम से मुतालिक कोई संजीदा बात हो रही है, लेकिन ये बात किसी न किसी सतह पर तो हो रही है। इट इज़ बीइंग स्पोकन अबाउट। तो आज हुकूमत फैसला कर ले कि सदारती निज़ाम लाना है तो अपोजिशन ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगी? पार्लियामेंट में इसे रोकना तो ऑब्वियसली नामुमकिन ही नज़र आता है, तो करना क्या है फिर? हुकूमत के गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से सदारती निज़ाम की वकालत करना, बरमला वकालत करना एक बहुत तशवीशनाक बात है, क्योंकि गवर्नर साहब ने भी इस आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठा रखा है। यूं लगता है कि हुकूमत अपनी नाकामियों के साथ जो शर्मिंदगी का सामना कर रही है, अब वो नए नए मुबाहिसे छेड़ कर लोगों की तवज्जो उस तरफ मबजूल कराना चाहती है। सदारती निज़ाम को लाने का कोई जरिया पाकिस्तान में नहीं, क्योंकि आइन के हवाले से जो इत्तफाक राय है और सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि अगर इस आइन के बुनियादी ढांचे को तब्दील करना है तो ये काम एक नई दस्तूर साज असेंबली के जरिए ही हो सकता है, ये आम आइनी तरमीम से भी नहीं हो सकता। लिहाजा ये एक फजूल बहस है
ये सिर्फ इमरान खान साहब के ज़हन की इख्तरा हो सकती है। इसके अलावा कोई संजीदा सियासतदान या वो शख्स जो पाकिस्तान के सियासी ढांचे और निज़ाम का इल्म रखता है इसकी हमायत नहीं। चलें एहसन साहब, लेट्स सी कि फजूल बहस अभी तो सबको लग रही है, लेकिन ये फजूल बहस कहीं देखते देखते संजीदगी इख्तियार ना कर जाए और फिर आप लोग दोबारा से देखते ही रह जाएं। ऑल्दो हम पार्लियामान के अंदर की सूरत हाल पर तो डिस्कशन कर चुके, लेकिन अब ये लॉन्ग मार्च धरनों के भी इरादे हैं, जिससे बाय द वे हुकूमत एहसन साहब बिल्कुल परेशान नहीं है। अब आज तक वैसे भी आप भी माशाल्लाह बड़ा वसी तजर्बा रखते हैं धरनों से, लॉन्ग मार्चों से, कौन सी हुकूमत जा सकी है? तो क्या इरादा है? What are you trying to achieve out of it? कोई भी आप शुबा उठा लीजिए, ये हुकूमत हर लिहाज से पिसपा हो चुकी है। इसका सबसे बड़ा नारा एहतसाब था। एहतसाब के अंदर खुद इसके मुशीर इस्तीफा दे चुके हैं, जो कि 4 साल से लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे बना रहे थे, उनको पिसपाई हो चुकी है। अब आपने देखा मीर शकील रहमान साहब को किस तरह एक झूठे केस में फंसाया गया, वो भी बिल आखिर अदालत से बाइज्जत बरी हुए, लेकिन जो रातें उन्होंने जेल में काटी और जो उनकी किरदार कुशी की गई उसका कौन जिम्मेदार है? इसी तरह हमारे सारे जो सफ़े अव्वल के रहनुमा हैं उन्हें जेलों में डाला गया। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके खिलाफ कोई शवाहिद नहीं है, हुकूमत के झूठे या फर्जी केसेस या इल्जामात लगाए गए हैं। तो इसलिए अब वक्त आ गया है कि इस हुकूमत को जो पाकिस्तान की तबाही कर रही है मुआशी महाज पर, अब फिर ये $5 अरब का कर्जा लेने चीन जा रहे हैं। ये मौसूफ कहा करते थे कि मैं कर्जा लेने की बजाय खुदकुशी करने को तरजीह दूंगा। तो अब पाकिस्तान पर ये अपनी नाअहली और नाकामी की बदौलत कर्जों का जो अंबार लगा रहे हैं, अगर हमने कुछ ना किया तो कल को कोई हुकूमत देने के लिए तैयार नहीं होगा। हम पाकिस्तान की इस तबाही पर क्या खामोश तमाशाई बने रहें? इसलिए जो 23 मार्च का लॉन्ग मार्च है वो पाकिस्तान के अवाम के मुतालबे पर, उनकी उमंगों के मुताबिक जा रहा है कि हुकूमत के खिलाफ एक भरपूर फैसला कौन एहतजाज किया जाए। बहुत शुक्रिया। लेट्स सी कि क्या होता है और क्या क्या नहीं। अभी तो साल वैसे एक बात बताऊं, वो बीटिंग अराउंड द बुश ही होता है ना, वो जो है वो बस ये बिल पास होना ही था सेनेट से। आपको पता ही है कि क्या सूरत हाल है मुल्क की इकोनॉमिक्स की, और सर्टनली IMF के साथ जो मुआहिदा हुआ है। बाय द वे आपको पता है ना कि अभी दोबारा से पेट्रोल कहा जा रहा है कि एक समरी जो है वो दे दी गई। वो तो वज़ीर आज़म ने डिफर नहीं कर दी, कुछ कहा नहीं जा सकता, बिकॉज आज सुबह जब हम आए हैं तो दोबारा से एक बात, एक शुरली, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, एक जरा उठी हुई है कि कुछ इस किस्म का हो सकता है। वो जो IMF से मुआहिदा तय हुआ है जिसमें हर महीने लेवी बढ़ानी है, वो तो बढ़ेगी ना। मतलब वो 4 रुपए जो हर महीने तय हुई है वो तो पड़ेगी, बाकी 14 रुपए की समरी रिजेक्ट हो गई है, तो अच्छी बात है रिजेक्ट हो गई है। अभी 15 दिन बाद दोबारा से रिवाइज हो सकता है। अभी हाँ, वो 14 की रिजेक्ट करके 6 की एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये भी हो सकता है। ये होता है हमेशा, यही तो हो रहा है। अच्छा जी, सलीम साफ़ी हमारे साथ हैं, सीनियर तजज़ियाकार। सलीम साफ़ी साहब, बहुत सी चीज़ें हैं। अभी तो देखिए आज 1 फ़रवरी है, अभी 1 महीना जो है वो साल का गुजरा है और उसमें क्या क्या नहीं हुआ। नए साल के आगाज़ पर फॉरेन फंडिंग रिपोर्ट जो है वो, फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की का सर्वे, उसकी रिपोर्ट आ गई, फिर अहमद जवाद की बगावत, फिर नूर आलम खान के सवाल, फिर परवेज़ खटक की नाराज़ी, फ़ाइज़ ईसा केस समेत बहुत सी चीज़ें हैं, अदालती फ़ैसले हैं। किस किस चीज़ का जिक्र करें तो हुकूमत के लिए ज़्यादा अच्छी खबरें नहीं आ रही। तो क्या कहते हैं, आपको लग रहा है कि हुकूमत दबाव में है ये सारी जो हमने लिस्ट की हैं इनकी वजह से, या बिल्कुल नहीं, उनको कोई फ़र्क पड़ता? हुकूमत तो दबाव में है। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हुकूमत ने जो दावे किए थे उन दावों को पूरा करने में वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है। उसने मईशत की बेहतरी का दावा किया था, मईशत उल्टा उसने तबाह करके रख दी। फिर उसने एहतसाब का वादा किया था और एहतसाब इस हुकूमत में ख़ुद मजाक बन गया। ख़ुद हुकूमती लोग भी अब मान रहे हैं कि हम एहतसाब नहीं कर सके, जबकि आम लोगों का या गैर जानबदार लोगों की तो राय ये है कि वो एहतसाब नहीं बल्कि इंतकाम था। और अब ये है कि जो सबसे बड़ा मसला आ गया है वो ये कि जो प्रोटेक्शन इस हुकूमत को हासिल थी पार्टी के अंदर के मामलात के फ्रंट पे, इसको प्रोटेक्ट करती रही, वो प्रोटेक्शन उससे ख़त्म हो गई है।
तो न सिर्फ ये कि उसकी मुश्किलात बड़ी हैं, बल्कि लगता यही है कि वक्त के साथ साथ ये हुकूमत मज़ीद एक्सपोज भी होगी, कमज़ोर भी होगी और दबाव में भी आएगी। साफ़ी साहब, अब ये तमाम मामला तो सियासी नौइयत के हैं, कुछ अदालतें भी, लेकिन गवर्नेंस एंड पर बहुत कुछ ऐसा है जिस पे हुकूमत को दबाव में होना चाहिए। महंगाई कम नहीं हो रही है, गैस मिल नहीं रही है, बिजली की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेशन का तो हाल ना ही पूछें, आवाम में शदीद इस्तराब है। हुकूमत इन चीज़ों पर कंट्रोल पाने में नाकाम क्यों है? आप क्या समझते हैं कि अभी भी इनकी तरजीहात ऑपोजिशन ही है या आवाम को रिलीफ देना भी कहीं तरजीहात में शामिल हो गया है? अब उस तरीके से बनी नहीं है जिस तरीके से हुकूमतें बना करती हैं, और उस तरीके से चल नहीं रही है जिस तरीके से हुकूमतें चला करती हैं। और फिर इमरान खान साहब ने अपना ये तरीका अपना लिया है कि वो पूरी सियासत भी उन्होंने अपनी खूबियों की बजाय दूसरों की खामियों को उछाल कर की। और अब वो हुकूमत भी बदकिस्मती से ये है कि हुकूमत भी वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर बनाने की बजाय वो अपोजिशन के रहनुमाओं की खामियां उजागर करने की बुनियाद पे करना चाहते हैं, और जाहिर है कि उसका असर तो आवाम पे पड़ रहा है। एक तो उनकी तवज्जो गवर्नेंस पे नहीं है, दूसरा वो गवर्नेंस अभी तक उनको ये आदत पड़ी है कि उनके लिए गवर्नेंस के जो सीरियस मामलात थे वो कुछ और लोग उनको डील करते रहे, तो उनको उसमें तजुर्बा भी हासिल नहीं हो सका। तीसरा, वो इतने माफियाज में गिरे हुए हैं और उनकी पार्टी में इतने मुख्तलिफ नौ किस्म के लोग जमा हुए हैं कि वो चाहें भी तो इस हुकूमत को और गवर्नेंस को कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते। चलें जी, थैंक यू सो मच साफ़ी साहब। भाई, आप लोगों का भी तज्जिया हम शामिल कर सकते हैं @JioPakistan TV हमारा ट्विटर हैंडल। सो आप क्या राय रखते हैं इन तमाम मामलात के बारे में जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, और क्रिकेट के मामला जो हम डिस्कस करने वाले हैं? एकदम से मैंने कहा छोड़ो सब कुछ, क्रिकेट के बारे में बताएंगे, लेकिन उसके लिए एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आ जाते हैं। क्या ख्याल है आपका? लेट्स डू दैट। स्टे विद अस। गुड मॉर्निंग। Welcome back. Good morning once again. और आपको बताएं कि कराची हैज़ बीन वेरी हैपनिंग बट नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ PSL। आपको बताएं कि सिंध हुकूमत के नए बल्दियाती कवानीन सूबे में सबसे बड़े सियासी तनाज़े का बायस बने हुए हैं। सिंध की तमाम अपोजिशन जमातें पीपल्स पार्टी के फैसले पर एहतजाज कर रही हैं। जमात इस्लामी तो आपको याद ही होगा, उन्होंने 29 रोज़ा धरना दिया और आखिरकार पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी से एक मुआहदा करने पर मजबूर हुई और बल्दियाती कवानीन में कई तरामीम करने पर रजामंद हो गई। जमात इस्लामी ने इस पर यौम तशक्कुर मनाया। सिंध की दीगर अपोजिशन जमातें इस डील को मानने को तैयार नहीं और उनके नज़दीक पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी को धोखे में रखा है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि अपोजिशन जमातों को मुतमईन करना सिंध हुकूमत का काम है, उनका नहीं। हम सिर्फ अवाम के साथ खड़े हुए, ये हमारा काम नहीं था कि हम सबको एतमाद में लें, ये हुकूमत का काम होता है कि वो अपोजिशन पार्टियों को एतमाद में लेती है। हमने तो अवाम के साथ मिलकर एहतजाज किया है और इतना एहतजाज किया है कि हुकूमत को मजबूर किया है। अब मेरा ख्याल है कि अपोजिशन पार्टियाँ नाम नेहाद जो भी हैं उनको चाहिए था कि वो भी अपना इस तरह से काम करते कि जिसके नतीजे में उनका मसला हल, उनके मुताबिक उनका मसला हल होता। इसे जमात इस्लामी की देखा देखी कह लें या इंडिविजुअल कह लें, पाक ज़मीन पार्टी ने भी बल्दियाती क़वानीन के खिलाफ धरना दे दिया है। सरबराह PSP कहते हैं कि बस हमें इख्तियारात चाहिए। रोटी कपड़ा मकान मत मांगो, रोटी कपड़ा मकान के इख्तियारात मांगो। डोंट गिव मी फिश, टीच मी हाउ टू कैच द फिश। हमें भीख नहीं मांगना है कि मेरा पानी दे दो, मुझे सड़क दे दो, मुझे दवा दे दो, मुझे तालीम दे दो। ए पाकिस्तानियों, बोलो मुझे इख्तियार दो मेरे पानी का, मुझे इख्तियार दो मेरे रोजगार का, मुझे इख्तियार दो मेरी तालीम का, मुझे इख्तियार दो मेरी दवाओं का, मुझे इख्तियार दो मुझे कचरा उठाने का, रोड बनाने का, मुझे इख्तियार दो अपने मोहल्ले के पार्क को ठीक करने का। हर लेवल पे हुक्मरानी होनी चाहिए।
ये आपने सुना और आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी अब पीएसपी से भी मुज़ाकरात कर रही है। एमक्यूएम भी नए बल्दियाती कानून के खिलाफ मुजाहरे कर रही है। यही नहीं, तहरीक इंसाफ ने तो 26 फरवरी को गोटकी से कराची तक सिंध हुकूमत के खिलाफ मार्च का ऐलान भी कर रखा है। और अब ये तो तय हो गया है कि सिंध हुकूमत के नए बल्दियाती कानून किसी भी सियासी जमात को मंजूर नहीं। अपोजिशन जमातों का मौक़िफ़ है सिंध हुकूमत ने बल्दियाती कवानीन में तरमीम के नाम पर निचली सतह के भी तमाम इख्तियारात अपने पास ले लिए हैं और इस तरह बल्दियाती अदारों का मकसद जो है वो ख़त्म कर दिया है, जो पहले भी एक्चुअली कहते रहे कि उनके पास ऑलरेडी कोई इख्तियारात अच्छा जी नहीं। अब ये मुज़ाकरात के स्टेज पर हैं, जो जमात इस्लामी के साथ मुआहिदा हुआ है हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उससे कितनी मुतमईन है पीएसपी, क्योंकि उसमें भी सर्टनली कुछ मुतालबात थे इनके और जमात इस्लामी के मुतालबात कितने कॉमन हैं, ये सब जान लेते हैं। सरबराह पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा साहब, जमात इस्लामी ने भी धरना दिया, एक एग्रीमेंट भी हो गया है जिसपे मेयर को बाइख्तियार बनाने की बात हो रही है। अब्बासी शहीद अस्पताल समेत दीगर अस्पताल जो हैं वो डायरेक्ट लोकल गवर्नमेंट के अंदर देने की बात हुई। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मुआहदे हुए कि मामलात किस तरह चलेंगे, वो मुआहदा हुआ है। आपके मुतालबात कुछ मुख्तलिफ हैं या कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो आप रिक्वायर कर रहे हैं इसमें? थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला साहब। एक तो हम किसी को फॉलो नहीं कर रही है, किसी को देखकर ये हमने एहतजाज नहीं शुरू कर दिया। ठीक, मैं आपको याद दिलाता चलूँ, आपने अपनी इंट्रो में जिक्र किया कि इख्तियारात और वसाइल तो पहले ही ले लिए गए थे 2021 से पहले। 2017 की मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आज से 5 साल पहले 16 पॉइंट्स लेकर इन्हीं बल्दियाती इख्तियारात को कि 16 पॉइंट्स लेकर मेरी पार्टी, मैं ख़ुद 18 दिनों तक प्रेस क्लब के बाहर हमने धरना दिया और घर नहीं गए। फिर हमारी बात नहीं मानी गई, हम बाहर निकले, हमने रैली निकाली, हम वज़ीर आला हाउस जा रहे थे, हम पर बदतरीन शेलिंग हुई, मैं गिरफ़्तार हुआ, मेरे साथी गिरफ़्तार हुए। तो आज से, और उस वक्त जब ये तमाम ये सिंध की जमातें हैं ये हमारा मजाक उड़ाया करती थी, आज अल्लाह का शुक्र है कि आज सब लोग वही बात कर रहे हैं जो आज से 5 साल पहले जिस पर हमें लाठीचार्ज हुआ, गिरफ़्तार हुए, सारी बातें हुई हैं। फिर पिछले 2 माह से मैं मुसलसल, हम 5 छोटे एहतजाज कर चुके डिस्ट्रिक्ट वाइज, हमारी बात नहीं सुनी गई। हमने कहा हम वज़ीर आला हाउस जाएंगे, 30 तारीख को यहाँ पर जमा हो, और हम वज़ीर आला हाउस जाने के लिए यहाँ पर जमा हुए थे इतवार वाले दिन 30 जनवरी को। जमात इस्लामी ने जब बात शुरू की, हमने, चूँकि हम पहले से बात कर रहे थे, हमने अनकंडीशनल सपोर्ट की जमात इस्लामी की। मैं खुद चला गया जमात इस्लामी के कैंप पर और मैंने जाकर कही ये बात कि अगर आप कहेंगे तो आपके झंडे के नीचे हम आकर बैठने के लिए तैयार हैं। मैंने सारी पार्टीज़ के लीडरों को कॉल्स किए हैं, मैंने कहा इस बात पे सियासत नहीं होनी चाहिए, इस बात में लिसानियत नहीं होनी चाहिए, सियासत नहीं होनी चाहिए और वायलेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, ये इतनी अहम बात है कि इसमें अगर आप इसको कॉन्टेमिनेट करेंगे तो फिर ये लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और पीपल्स पार्टी को उसमें मौका मिलेगा। अब आ जाएं 30 जनवरी को, जब हम यहाँ पर आ गए, हमने कॉल दी थी वज़ीर आला हाउस जाने की, उस वक्त तक हमारी बात सुनी नहीं जा रही थी। 30 जनवरी से 7 दिन पहले वज़ीर आला सिंध हुकूमत का एक डेलीगेशन हमारे ऑफिस आ जाता है कि आप बताइए आप के क्या मसाइल हैं और क्या बात कर रहे हैं आप। तो उन्होंने हमारी बात आकर सुन ली। हमने उनको एक 4 पेज का एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है जो कि हमने प्रेस को भी जोशू कर दिया सारा, वो हमने सारे पॉइंट्स उनको दे दिए। 60 to 70% बातें वो उसी वक्त पहली मीटिंग में हमारी बात को एग्री कर रहे थे। सर, ये बातें आप कह रहे हैं कि 60 to 70% वो पहली मीटिंग में एग्री कर गए। जमात इस्लामी ने, आपने कहा आपने पहले बात शुरू की, चलें आपकी बात यहाँ पे हमने सब के सामने रख दी, अवाम के सामने रख दी। अब जमात इस्लामी के साथ तो मामला सेटल हो गए हैं, उन्होंने तो यौम तशक्कुर भी मना लिया है। उनके साथ जो मामला तय हुए हैं, आपके भी सर्टनली इसी कानून के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात और आपके मुतालबात हैं ना, तो उनसे कितने मुख्तलिफ आपके मुतालबात हैं? अगर एक ऑपोजिशन जमात ने मुतालबात मनवा लिए हैं तो ठीक है, फिर सेटल हो जाना चाहिए मामला सारा कुछ, या आपकी कुछ एडिशनल चीज़ें जो आप चाहते हैं कि सिंध हुकूमत इसमें तब्दील करे? पहले तो अब्दुल्ला भाई मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरा कोई कंपटीशन नहीं है इस मामले पे। जिसको क्रेडिट जाता है, जो लेना चाहता है खुदा के वास्ते ले ले, मेरा क्रेडिट का कोई चक्कर नहीं है। मैं सिस्टम को थोड़ा सा समझता हूँ, मैंने इसमें सर्व किया है और मैं बहुत पहले से बात कह रहा हूँ, तो ये सियासत नहीं है। मेरी गुजारिशात चंद है, मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो जमात इस्लामी का जो एग्रीमेंट है मुझे उसका नहीं पता, क्योंकि मेरे पास वो, मैंने तमाम लोगों से मालूमात की हैं, हुकूमत वालों से भी,
जमात इस्लामी वालों से भी, प्रेस से भी कि भाई आपके पास कोई रिटन एग्रीमेंट है जिस पर एग्रीमेंट हुआ है। मेरे किसी के पास कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं, हमें नहीं पता। ये जो 4, 5, 6 टिकर्स चले हैं, ये जो टीवी वालों को पढ़कर दिखाई गई ये बात, वो बात चल रही है जिसको मैं एग्रीमेंट नहीं कहता। हो सकता है एग्रीमेंट होगा, यकीनन एग्रीमेंट होगा जिसके ऊपर किसी ने साइन किए होंगे दोनों तरफ से। तो आप कौन सी बातें उनकी मानी गई हैं ये मुझे नहीं पता। अच्छा, बातें मानने का मकसद ये है कि भाई आप जो जिस असेंबली से आपने इन बातों को करवाया था, गलत चीज़ें करवाई थी, उसी असेंबली में जाकर कानून पास करके आप उन बातों को अंडू करेंगे ना। आज मैं और आप जब बात कर रहे हैं, इस वक्त सिंध में 2021 का लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस इम्प्लीमेंटेड है ना। माय पॉइंट, मैं आपको सिर्फ एक पॉइंट मेंशन कर दूं। देखिए, 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात और वसाइल सूबों को आगे डिविजिबल पूल के जरिए 1000 अरब रुपए सिंध की हुकूमत को हर साल मिल रहा है। 200 अरब रुपए खुद कमा रहे, 1200 अरब रुपए का जिम्मेदार एक आदमी है जिसको वजीर आला कहते हैं, वो नीचे ट्रिकल डाउन नहीं कर रहा। मुस्तफा कमाल साहब, आप बताइएगा, आपने कहा कि आपके जो मुतालबात हैं पहली ही मीटिंग में 60 to 70% मान गए, तो फिर इशू क्या आ रहा है? अब आपके मुतालबात जो मानने का मरहला है उसमें कितनी पेशरफ्त हुई है? आपको लगता है कि कोई डेवलपमेंट हो जाएगी और ये मामला खुश असलूबी से तय पा जाएगा जिस तरह जमात इस्लामी के साथ तय पाया? देखिए, अगेन मैं कहूँगा, मुझे नहीं पता जमात इस्लामी से क्या तय पाया है, क्योंकि मेरे पास कोई एग्रीमेंट की कॉपी नहीं है। मेरे पास सिर्फ जो है वो टेलीफोन पे व्हाट्सएप टिकट्स जो हैं वो हैं। मेरे पास जमात इस्लामी का मुआहिदा मेरे सामने नहीं है, मुझे नहीं मिल पाया अब तक कि क्या तय पाया है। तो इस हवाले से मुझे नहीं पता कि मुझे इसके ऊपर क्या बात करें। मैं अपनी बात आपको ये बता रहा था कि 1000 अरब रुपये वफाक से हर साल सुबह सिंध के वज़ीर आला को मिल रहे हैं। 200 अरब रुपये वो खुद कमा रहे हैं, 1200 अरब रुपये के वो अकेले ज़िम्मेदार हैं। वो NFC अवार्ड से, डिविजिबल पूल से पैसे लेते हैं डिस्ट्रिक्ट के लिए और सूबे के डिस्ट्रिक्ट के लिए, और डिस्ट्रिक्ट को पैसे नहीं देते। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड नहीं दिया जा रहा। अगर आप डिपार्टमेंट्स दे भी देंगे वापस और उसके पैसे नहीं देंगे तो कल को डिपार्टमेंट्स नहीं चलेंगे। आप कहेंगे जी तो मेयर, ये इलेक्टेड जो लोग हैं, देखिए हम तो पहले कह रहे थे कि नहीं कर पाएंगे, चीज़ें नहीं कर पाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का पूरा एक मरबूत निज़ाम बने, उसका मैकेनिज्म बने कि किस डिस्ट्रिक्ट को कितने पैसे जाएंगे। जो NFC का फॉर्मूला है वो PFC पर अप्लाई हो, और वो फिर वो फाइनेंशियल बिल असेंबली में जाए, उसको ये मंजूर करें और उसको एक एक्ट का हिस्सा बनाए, फाइनेंशियल बिल बनाए, फाइनेंशियल अमेंडेड बिल बनाए, जिसके बाद हमें ये भीख मांगने की जरूरत ना रह जाए कि वजीर आला हमें क्या देगा क्या नहीं देगा। जिस तरह से उसको पैसे मिल रहे हैं वफाक से सूबे के लिए, तो इस पे आपकी बात हुई है, इस पे आपकी बात हुई है, इस पे एतराज है या आपको लगता है इस पे पेशरफ्त हो सकती है? आपने कहा ना 60 to 70% आपके मुतालबात तो पहले ही मीटिंग में मान लिए गए थे या इत्तेफाक कर लिया गया था। जी देखिए, जी एग्जैक्टली हमारी इस पे 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं हमारी अब तक। एक तो हमारे धरने से पहले, दूसरा धरने वाले दिन, धरने की रात में लेट नाइट, और कल यस्टरडे गुज़श्ता कल भी हमारी मीटिंग थी और हमारी आज भी मीटिंग है। मुसलसल रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मीटिंग्स हो रही हैं और इसमें बहुत अच्छी पेशरफ्त है, क्योंकि हमने कोई इलॉजिकल बात नहीं की है, नाजायज़ बात नहीं की है, गैर आइनी गैर कानूनी बात नहीं की है। हमारी बात सुनी जा रही है, सुनने की हद तक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है सारी चीज़ें। मैं समझूंगा कि तमाम बातों से बढ़कर आगे चलकर ये जो बातें हम एग्री करते चले जा रहे हैं, इसको कानून का हिस्सा बनाया जाए। सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट से नहीं होगा। असेंबली में आपने कानून बनाए, उसी असेंबली में जाकर उसको कानून का हिस्सा बनाए। इस और ये जो लोकल मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, इसको, ये गवर्नमेंट है, आर्टिकल 140A इसको एक थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है। ये कोई कॉरपोरेशन नहीं है। ये जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन आपने बना दिया है, ये मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन नहीं है, ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, ये मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट है। जब तक आप इसको थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट का दर्जा नहीं देंगे, आपके तमाम दिमागों में ये रहेगी कि आपने तमाम ये भाई पानी का, सीवरेज का निजाम। सर मुख्तसरन मुस्तफा कमाल साहब, हाउ होपफुल आर यू कि ये मामला सेटल हो जाएगा? I'm quite optimistic। मुझे लगता है कि हालात ऐसे आ गए हैं कि अब इख्तियारात और वसाइल वज़ीर आला हाउस से निकाल कर गली कूचों में आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि आपका सूबा, आपका शहर बिल्कुल फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है वो वाइबल ही नहीं रहा चलाने के लिए। चलें, आप कह रहे हैं कि आप पूरी उम्मीद हैं कि मामला तय हो जाएगा और होपफुली ये मामला खुश उसलूबी से तय पा जाए जिस तरह जमात इस्लामी के साथ। ऑल्दो आप कह रहे हैं आपको नहीं पता, लेकिन सर्टनली वो तो मुतमईन है, आप भी इसी तरह मुतमईन हो, और जो भी हो आवाम की बेहतरी के लिए हो, इस शहर में रहने वालों के और बसने वालों की बेहतरी के लिए हो। लेकिन ये धरना अभी जारी है PSP का। ओके जी, हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक।
थैंक यू फॉर बीइंग विद अस सर। अभी ब्रेक के बाद मिलें फिर। साल 2021 टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बड़ा ज़बरदस्त रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान के एक्सपोर्ट बढ़ाने के विजन को टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने हाथों हाथ लिया। बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। मगर अब क्या हो रहा है, अब भी आपको बता दें कि सर्दियां आते ही गैस बहरान ने इंडस्ट्री का पहिया जाम कर दिया। गैस की बंदिश ने बरामदाती टारगेट्स जो हैं वो मुश्किल बना दिए। फैक्ट्रियों में पैदावार तकरीबन बंद पड़ी है। आपको पता ही है जो घरों का रेजिडेंसेस का हाल है, तो सोच ही नहीं फैक्ट्रीज में क्या हो रहा होगा। मजबूरन सनतकारों ने एहतजाज का रास्ता अपनाने का फैसला किया। सनतकार कई माह से ये संगीन मामला जो है वज़ीर आज़म के नोटिस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आवाज़ जो है वो सुनी ना गई। और गैस बहरान बता रहा है कि बरामदात के ऑर्डर्स पूरे नहीं हो सकेंगे और एक्सपोर्ट्स में इजाफे की एक साला कामयाबी पर जश्न मनाने वाली हुकूमत से अर्ज है कि माशी तरक्की एक कदम आगे और 2 कदम पीछे जाने से नहीं होगी, विच इज़ वेरी ट्रू और दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक इस वक्त हो रहा है। आलमी मार्केट में जगह बनानी है तो हमें मुस्तकिल और तवील मुद्दती मंसूबे बनाने पड़ेंगे और जिसके लिए हमें क्या चाहिए, गैस। अच्छा जी, पेट्रन साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज ज़ुबैर मोतीवाला ताजिर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब। इस बहरान का काफ़ी अरसे से तस्करा भी है, ये बहरान चल रहा है, इंडस्ट्री की शिकायत को भी काफ़ी अरसा हो गया। गैस कम मिलने का जिम्मेदार आप क्या समझते हैं, कौन हैं, और आप लोगों को इस सिलसिले में एतमाद में लिया गया, वजह बताई गई, एक्सप्लेन किया गया? देखिए ये वजह नहीं है, वजह तो हम उनको बताते हैं। गैस की फील्ड डिप्लीट हुई है सिंध के अंदर और 1150 के करीब हमारी गैस मिलती थी MMCF, अब जो है ना वो घट के 920-940 रह गई। लेकिन इसको कॉम्पनसेट करते थे हम RLNG के साथ, जो कि फेडरल गवर्नमेंट इस सर्दियों से पहले 150 MMCF RLNG देते थे। अब सर्दियां जब आती हैं तो बलूचिस्तान का जो है ना कंजप्शन बढ़ जाता है, 40 से बढ़ जाता है 200, इसलिए जो है ना हमारे यहाँ शॉर्टेज है। तो हमारा कहना ये है कि बलूचिस्तान से जो गैस निकलती है उसके अंदर हम सिर्फ 125 लेते हैं, 180 जो है ना वो अप कंट्री जाती है। तो हम ये कहते हैं कि अपना जहाँ जितनी आप ले रहे हैं उसी के हिसाब से आप कंट्रीब्यूट करें, और सिंध से अगर बनता है 54% तो 54% सिंध से लें, बाकी की आपको जानी SNGPL से लेनी चाहिए। अगर 54 MMCF आप यहाँ से लें और वो वहां से ले तो आपको 100 MMCF मिल जाएगी, तो आपकी ये जानी ये जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी। हम ये चाहते हैं कि इस तरह से हो जाए। और एक 180 MMCF गैस है जो कि उन्होंने गलती से दे दी है SNGPL को, वो हमको वापस मिल जाए। अगर ये 280 MMCF गैस मिल जाती है तो हमारी गैस की कोई शॉर्टेज नहीं है। ज़ुबैर साहब, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स बाय द वे बताती हैं कि गुज़श्ता साल में तो इंडस्ट्री बड़ा ज़बरदस्त चली है, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स में हुई हैं। इस साल तो और बेहतरी आनी चाहिए थी, नेचुरली एक ट्रांजिशन होती है। तो जो हालात नज़र आ रहे हैं, क्या आपको लग रहा है इस दफ़ा आप लोग अपने टारगेट्स भी मीट कर पाएंगे? देखिए नहीं, ये जो आई है ना बेहतरी, वो ज्यादा एफिशिएंट मशीनें लगने की वजह से आई है। गवर्नमेंट की एक जो पॉलिसी थी ना ट्रक की, 1% के ऊपर जो लोन दिया है उससे 350 से 450 बिलियन रुपए की मशीन इम्पोर्ट हुई है और वो एफिशिएंट है और इसी लो कंजप्शन होता है इनके अंदर एनर्जी का, इसीलिए आपको जो है ना ये थोड़ा सा एक्सपोर्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिर क्वालिटी इंप्रूव हुई है, उसकी वजह से हुआ है। अदरवाइज तो जो जितना बढ़ना चाहिए उससे बहुत कम बढ़ा है। आज हम 18 या 19 बिलियन डॉलर पे क्लोज करेंगे इस साल, इनको होना चाहिए था ये 25 बिलियन डॉलर, लुकिंग एट द कैपेसिटी अवेलेबल। तो ऐसा नहीं है कि एक्सपोर्ट बहुत ताबनाक बढ़ गया है, उसकी वजहें और हैं। और उसकी वजह जब ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो 1% पे लोन दिया, वी अप्रिशिएट दैट, लेकिन उसके साथ साथ गैस तो अगर बाकी इंडस्ट्री सारी बंद हो गई है तो ये कैसे चलेगा? मतलब ये तो पूरे लोग जो है ना बहुत ही ज्यादा परेशान है गैस की वजह से, और इंडस्ट्री के अंदर कई लाख मजदूर जो है वो बेरोजगार होने का खतरा है, तो इसको देखना चाहिए गवर्नमेंट के। अच्छा ज़ुबैर साहब, अब करना क्या है? क्योंकि अब आप लोग अगर हड़ताल धरना वगैरह लें तो आपको भी पता है कि इससे मसला जो है वो मुस्तकिल हल तो बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या ये सोचा है कि बिजनेस कम्युनिटी हुकूमत के साथ बैठ कर बात करे और कोई मिडिल ग्राउंड जो है उसको ढूंढे? देखिए बात ये है तो मेरी तरफ से आप अपील कर दें, मैंने तो अभी वज़ीर आज़म से अपील की है और मिनिस्टर को भी कहा है कि भाई आप हमारे साथ बैठे। मैंने क्या कहा है, अली जैदी जो इनका अपना मिनिस्टर है, रज़ाक दाऊद जो इनका अपना मिनिस्टर है, गवर्नर जो इनका अपना है, उन सब ने कहा है कि आप इनके कराची के
जो लोगों के साथ बैठे। बिल्कुल आपकी बात 100% सही है। ना हमारा काम, ना हम पॉलिटिकल लोग हैं, ना हमारे कोई धरना देना है, ना हम कोई जलसा जुलूस कर सकते हैं, ना हमें आता है। प्रॉब्लम यह है कि जब आप दीवार से लगा देंगे किसी को, और आज 70th डे है जब हमारी इंडस्ट्रियां बंद पड़ी है, ना कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। और जब हम इन हजरात से जिनका हम शुक्रिया भी अदा करते हैं, उनसे भी हमने बातें कर ली। उन्होंने कहा जी हमने भी कहा है कल हो जाएगी मीटिंग, परसों हो जाएगी। ना मीटिंग होती है, ना हमें कोई तसल्ली आती है, ना कोई कम से कम चले एडहॉक रिलीफ तो कोई दे। जब भी कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है तो कोई एडहॉक रिलीफ वाली बात होती है, वो भी नहीं मिला। तो हम तो परेशानी के आलम में, हम बिल्कुल ये नहीं करना चाहते जो आप कह रही हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहते। आप इस प्रोग्राम के तवज्जुह से वज़ीर आज़म से भी अपील करें, कंसर्न मिनिस्टर अम्माद साहब से भी अपील करें, हम उनके साथ बैठकर इन चीजों को लोड मैनेजमेंट के जरिए और जो रैशनल है जो गैस के डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके साथ हम बैठ के हल करना चाहते हैं। शुक्रिया आपका ज़ुबैर मोती साहब। लेट्स सी कि क्या होता है इस मामले में, किस तरह से आगे पेशरफ्त होती है। और क्योंकि देखिए नेचुरली गैस का बहरान तो है, अब सर्टनली इसके अल्टरनेटिव हो या क्या है, किस तरह ले। लेकिन घरों में तो चलो जो भी हम लोग कर रहे हैं क्या उसके बारे में बताएं, लेकिन इंडस्ट्री को एक चलाना, मतलब दिस इज टॉल ऑर्डर। हमें किस तरह से अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी पे शिफ्ट होना है, किस तरह से हमने अपनी एक्सपोर्ट बनानी है, किस तरह ऑर्डर जो मिले हुए हैं पूरे करने हैं, सारी चीज़ें देखने की बात है। और बहुत मसले हैं उनके, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है मुश्किल है। पर्सनल बात करने लगी हूँ, तो क्या गैस कभी आनी नहीं है? मतलब आई एम जस्ट थिंकिंग कि अभी हमें लग रहा था ना, आई एम जस्ट थिंकिंग कि अभी हमें लग रहा था कि चलो 1-2 हफ्ते या 1-2 महीने की बात है, फिर गैस हो जाएगी। तो इतने को परमानेंट ऑल्टरनेटिव, मेरी बात सुने, गैस आ जाएगी लेकिन अगले साल ये बहरान और शदीद हो जाएगा, मतलब सर्दियों का, ये सर्दियों का, और उसके बाद शायद गर्मियों में भी खत्म होना शुरू हो जाए, क्योंकि एक नेचुरल रिसोर्स है, वो मुसलसल डिप्लीट हो रहा है, कोई नया रिसोर्स हमें मिल नहीं रहा है। मतलब है अब परमानेंटली हमें कोई इंतजाम अब कुछ कर लेना मेरा ख्याल है आगे चलकर तो परमानेंट अल्टरनेटिव देखने पड़ेंगे। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि पूरी दुनिया जहाँ बिजली से ये मुस्तफ़ीद होती है, फ़ायदा उठाती है, बिजली पे वो कुकिंग भी करते हैं, घर भी हीट कर रहे होते हैं, कंडीशन भी कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ लिटरली बिजली का बिल वो है, या तो आप बिजली का बिल दे लें या आप जिंदा रह लें। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही कहा है। मतलब बिजली पे तो कुछ भी चीज़ डालते हुए डर लगता है कि ये फिर बात कहाँ तक जाएगी, कि हत्ता कि अब आप खाने भी बिजली पे पका रहे हो, तो इट इज़ डॉन्टिंग। और सोच के कि आगे क्या हालात होने लगे हैं, क्योंकि अभी प्रेजेंट देख लेना, मुझे ऑनेस्टली याद ही नहीं, मेरा ख्याल है मैं तो 3 महीने से ही हमारे घर